हेलो सीए फाउंडेशन टीम, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा कि कैसे ट्रांजैक्शंस को पार्ट बाय पार्ट करके रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल एंट्री में, और कैसे जर्नल एंट्री एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से निकल करके आता है। पहले हम एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में दो आइटम ढूंढते हैं और वो दो आइटम का क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि वो किस तरह का आइटम है, कौन से अकाउंट से बिलोंग करता है, यानी कि रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, असेट है या लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है, और उसके बाद वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, कैसे अफेक्ट हो रहा है ट्रांजेक्शन में, और फिर उसका हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। इससे रिलेटेड मैंने दो होमवर्क भी दिए थे, तो आई होप कि वो दो होमवर्क आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने कंप्लीट कर लिया होगा। इफ़ अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए या टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछिए। अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं, बट इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम अभी भी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब अगला फेज इसका, जर्नल एंट्री एक्चुअल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। एक पार्ट बाय पार्ट करके तो आपने सीख लिया, अब हम लोग डायरेक्टली जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे विदाउट एनी 3/4 कॉलम, विदाउट एनी फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। विल स्ट्रेटली रीड द ट्रांजेक्शन एंड डायरेक्टली रिकॉर्ड द journal entry in the books of accounts. Okay, so before that we need to understand that basically there are two types of journals. One is known as general journal and the other is known as specialized journal. So there are two types of journals. Okay, specialized journal is used when there are repetitive transaction of the same nature. अगर एक ही तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक ही नेचर के ट्रांजैक्शन अगर बार बार होते हैं तो हम लोग स्पेशलाइज जर्नल का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम लोग जनरल जर्नल का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके जी। तो ये रहा आपका जर्नल का फॉर्मेट। यहाँ ऊपर में लिखेंगे जर्नल, डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो का, अमाउंट का। ये डेट का कॉलम थोड़ा इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा नहीं होगा। पर्टिकुलर का कॉलम यहाँ तक होगा और लेज़र फोलियो यहाँ आ जाएगा छोटा, मतलब ये डेट का और लेज़र फोलियो कॉलम छोटा होगा और ये पर्टिकुलर का एरिया बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का फॉर्मेटिंग है, और इसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है तो वो पढ़ने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना चालू करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दे के दिखाया आपको किस तरह से एंट्री रिकॉर्ड की गई है। बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, और इसका नरेशन लिखा हुआ है, बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन इन पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। मोहन से कुछ पैसा हमको मिलने वाला था, वो हमको 5 मई को मिल गया। तो पैसा जब मोहन से मिला तो दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड होंगे, एक तो पैसा यानी कि बैंक, और दूसरा किससे मिला, मोहन से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट, और यहाँ पे टू मोहन अकाउंट। अकाउंट को शॉर्ट में हम लोग AYC लिखते हैं। ठीक है, तो पैसा जो आया वो इंक्रीज़ हो जाएगा पैसा, तो हमने उसको डेबिट में रिकॉर्ड किया। और मोहन हमारा क्या था, डेटर था, तो डेटर यानी कि हमारा असेट था। तो जब पैसा उसने दे दिया तो हमारा एसेट डिक्रीज़ हो गया, तो इसीलिए हमने उसको क्रेडिट साइड में दिखाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आपको एक एग्जांपल मिल गया किस तरह से जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होता है। इसी तरह से सारे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं और देखते हैं उसका क्या जर्नल एंट्रीज होगा। मोहन कमेंसेस बिजनेस विथ 50 लाख इन बैंक अकाउंट। देखो ये एक ट्रांजेक्शन है, जहाँ जहाँ ट्रांजेक्शन मिलते जाएगा हम लोग उसको अंडरलाइन करते जाएंगे। मोहन ने 50 लाख रुपए के साथ में एक बिजनेस शुरू किया, तो इसका क्या हो जाएगा जर्नल एंट्री, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मोहन ने अगर 50 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिया तो बिजनेस से 50 लाख रुपए आया, और क्या इंक्रीज हो गया, कैपिटल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या मोहन्स कैपिटल अकाउंट बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि गोल्डन रूल्स भी आपने पढ़ लिया है, उससे भी थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। बट अगर डायरेक्टली आप समझोगे कि असेट इंक्रीज होगा तो प्लस होगा, और लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, यानी असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे असेट है बैंक आ रहा है बिजनेस में तो वो इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और कैपिटल क्या है, एक लाइबिलिटी का नेचर है कैपिटल, तो वो भी इंक्रीज हो रहा है, पैसा आ रहा है बिजनेस में तो कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो इसीलिए उसको क्रेडिट किया गया। तो एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल, वो भी देखेंगे हम लोग। इसके बाद दिस मीन्स दैट द फर्म हैज़ 50 लाख इन बैंक अकाउंट। इसका मतलब फर्म के बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन अबव द इंक्रीज इन एन असेट हैज़ टू बी डेबिटेड। जैसे हमने बात किया अभी, असेट में अगर इंक्रीज होगा तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। द फर्म ऑल्सो नाउ ओज 50 लाख रुपये टू द प्रोप्राइटर। और जो बिजनेस हमने चालू किया है उसमें 50 लाख रुपए लगाया है, तो बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग देखा जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो जब 50 लाख रुपए आपने बिजनेस को दे दिए तो बिजनेस की
लायबिलिटी बन गई आपको 50 लाख रुपए लौटाने के लिए। तो वो जो लायबिलिटी है उसको हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं, और इस केस में मोहन्स कैपिटल के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो मोहन एज कैपिटल। द रूल गिवन अबव also shows that the increase in capital should be credited। तो रूल जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से कैपिटल में इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री अब यहाँ पे बताया गया, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जो हमने बात किया था कि भाई बैंक इंक्रीज हो रहा है यानी बैंक में पैसा आ रहा है, असेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा। कैपिटल लायबिलिटी है, इंक्रीज होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पूरा अकाउंट आप लिख सकते हो या A/C करके भी अकाउंट की जगह लिख सकते हो, और उसके नीचे हम लोग एक छोटा सा लाइन लिख देते हैं कि भाई ये जो हमने जर्नल एंट्री ऊपर में पास किया है ये किस बारे में है, ये क्यों पास किया गया है, तो उसका एक छोटा सा डिटेल लिख दिया जाता है। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय श्री मोहन, यानी कि मोहन ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया इसीलिए हमने ये जर्नल एंट्री पास किया है। तो उसके बारे में एक लाइन का डिटेल हम लोग नीचे में लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नैरेशन, और ये लिखना कंपलसरी होता है, इसको बोलते हैं नैरेशन, NARRATION। ठीक है, तो ये हो गई नैरेशन। एक और ट्रांजेक्शन है, आउट ऑफ अबव 25,000 इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, बाय दिस ट्रांजेक्शन द बैंक बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 25,000। जो भी बैंक में पैसा आया 50 लाख, उसमें से 25,000 रुपये विड्रॉ कर लिया गया। तो उसके बारे में बताया गया है कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक से 25,000 रुपये कम हो गया, एंड अनदर असेट कैश अकाउंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, और उसकी वजह से कैश जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया। मतलब बैंक से हमने पैसा निकाला तो बैंक तो कम हो गया, तो पैसा जब बैंक से आया तो कैश आ गया हमारे हाथ में, तो कैश एक असेट क्रिएट हो गया वहाँ पे। सिंस इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड द डिक्रीज इज क्रेडिटेड। तो असेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होता है क्रेडिट करते हैं। तो जब हमने बैंक से पैसा निकाला तो बैंक तो घट गया, तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, और आया क्या हाथ में, कैश। कैश बढ़ गया तो वो भी, कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है, तो कैश जब बढ़ गया तो कैश को कर देंगे डेबिट। तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000। और ये एंट्री हम लोग तब करेंगे जब ये बिजनेस पर्पस के लिए है, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं है, ये बिजनेस पर्पस के लिए। सर कैसे समझेंगे कि बिजनेस पर्पस है या पर्सनल पर्पस है? अगर पर्सनल पर्पस होगा तो क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाएगा कि ये पर्सनल पर्पस है, अदरवाइज आपको बिजनेस पर्पस मानकर ही रिकॉर्ड करना है। तो अगर पर्सनल पर्पस होगा तो क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? इन दैट केस हम लोग कैश अकाउंट की जगह क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे कैश की जगह आ जाएगा आपका, अगर पर्सनल पर्पस रहा तो यहाँ पे हम लोग कैश की जगह ड्राइंग्स बोल करके डेबिट कर देंगे। ठीक है, बट इस केस में तो पर्सनल नहीं है, इसीलिए हम लोग ड्राइंग्स को डेबिट नहीं कर रहे हैं, कैश को डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसके बाद है फर्नीचर इज परचेज फॉर 12 लाख, अप्लाइंग द सेम रीजनिंग एज अबव द एंट्री विल बी। फर्नीचर 12 लाख का परचेज हुआ, तो सोचिए आप, अपना दिमाग लगाइए, हर बार मैं क्यों बोलूँ, यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है, लेकिन आप इसको बिना देखे सोचिए। फर्नीचर अगर बिजनेस में आया और पैसा गया तो दोनों ही एसेट है। सबसे पहले ये समझे कि है क्या क्लासिफिकेशन, अगर आपने कर रखा है पिछले क्लास में तो आपको पहले दिमाग में आ रहा हो कि ये दो चीज़ रिकॉर्ड करना, फर्नीचर और बैंक। फिर दोनों का नेचर क्या है, दोनों एसेट है, तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, जो बढ़ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो घट रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो फर्नीचर बढ़ रहा है डेबिट, क्या घट रहा है, बैंक घट रहा है यानी कि क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो जाएगा आपका जर्नल एंट्री। परचेज गुड्स फॉर कैश 4 लाख रुपीज़। बिजनेस में जो भी सामान हम बेचते हैं उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। आप जिस चीज़ का भी बिजनेस कर रहे हो, कपड़े का कर रहे हो, जूते का कर रहे हो, ग्लास का कर रहे हो, प्लास्टिक का कर रहे हो, जो भी चीज़ का कर रहे हो, खाने पीने का सामान, वो जो भी चीज़ है, हेलीकॉप्टर ही क्यों ना बेचे, वो सब चीज़ आपके लिए गुड्स है। ठीक है, तो बिजनेस में जो चीज़ आप बेच रहे हो वो गुड्स है। तो इस बिज़नेस में 4 लाख रुपए का गुड्स खरीदा गया। तो जब गुड्स खरीदा जाता है तो गुड्स हमारे पास आएगा, तो गुड्स की जगह हम लोग परचेज नाम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री में। ठीक है, तो वो भी एक खर्चा है बिजनेस के लिए, क्योंकि वो एसेट नहीं माना जाता, क्योंकि आप जो सामान खरीद रहे हो वो बेचने के लिए खरीद रहे हो, वो अपने यूज़ करने के लिए नहीं खरीद रहे हो। तो जब आप बेचने के लिए खरीदे तो वो आपका खर्चा हो गया, तो एक्सपेंस हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो जब एक्सपेंस आता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, गोल्डन रूल के हिसाब से ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। गुड्स की जगह लिखेंगे परचेज अकाउंट, और हमारा पैसा चला जाएगा बैंक से तो टू बैंक अकाउंट करके क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और सबका देखो यहाँ नरेशन लिखा जा रहा है, ये नरेशन लिखना ज़रूरी है। अब एक थोड़ा सा लंबा ट्रांजेक्शन लिख दिया, परचेज गुड्स
फॉर 10 लाख ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार में खरीदा गया, किससे? मेसर्स, M/S का मतलब होता है मेसर्स राम नारायण ब्रोस, यानी कि राम नारायण ब्रोस मतलब राम नारायण ब्रदर्स से हमने उधार में 10 लाख रुपए का गुड्स खरीदा। तो जब उधार में खरीदा तो पैसा तो गया नहीं, यानी कि पैसा बाकी है। किसको देना बाकी है? मेसर्स राम नारायण ब्रोस को। तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया और एक तरह से खर्चा भी हो गया, क्योंकि हमने परचेस तो कर ही लिया। खर्चा को भी रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिटर को भी रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ दो अलग अलग नेचर आ गए, एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी, ये दो चीज़ रिकॉर्ड होगी। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है वो डेबिट होगा, लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है क्रेडिट होगा, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू मिसेस राम नारायण ब्रोस बोल के ये जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद है सोल्ड गुड्स टू मिसेस राम एंड कंपनी। राम एंड कंपनी को हमने सामान बेचा 6 लाख रुपए का। अमाउंट इज रिसीव्ड इन चेक, पैसा चेक में रिसीव हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा। यहाँ पे नाम क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा? देखो, नाम हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होगा, यानी कि उधार में होगा। इफ द ट्रांजैक्शन इज इन कैश विल रिकॉर्ड द परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट। मतलब अगर खरीद रहे हो देन विल डेबिट द परचेज अकाउंट, अगर बेच रहे हो देन विल क्रेडिट द सेल्स अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी 6 लाख रुपए से। सेल्स यहाँ पे इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है। आई होप समझ में आया होगा। अगला है सोल्ड गुड्स टू रमेश ऑन क्रेडिट फॉर 13 लाख। रमेश को हमने क्रेडिट में सामान बेच दिया 13 लाख। तो यहाँ देखो क्रेडिट में बेचा है तो यहाँ पे नाम रिकॉर्ड होगा, क्या? रमेश। किसको बेचा है? रमेश को। पैसा तो आया नहीं, पैसा अगर आता तो बैंक को डेबिट करते हैं, पैसा आया नहीं तो रमेश को डेबिट कर देंगे। यानी कि रमेश हमारा डेटर है, हमारा असेट है, उससे पैसा हमको मिलना बाकी है। असेट हमारा बढ़ गया, डेटर बढ़ गया, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यानी जब गुड्स को खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे और गुड्स को जब बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 13 लाख। ठीक है, तो ये भी हो गया। आप ये जो है ये पर्टिकुलर चीज़ पढ़ने का दरकार नहीं है आपको। परचेज और सेल्स अकाउंट को जनरली हम लोग नॉमिनल अकाउंट ही मानते हैं, ये बात आप मान के चलो, उसको और कोई अकाउंट नहीं माना जाता है। ठीक है, यहाँ पढ़ोगे तो आपको बोला जाएगा कि उसको रियल अकाउंट भी माना जाता है, लेकिन रियल अकाउंट नहीं मानते हम लोग। परचेज और सेल्स जो है इनकम और एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है, इसीलिए हम लोग उसको नॉमिनल अकाउंट ही मानते हैं। ठीक है, इसके बाद है 8वां एंट्री, रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमेश 13 लाख। रमेश को उधार में बेचा था हमने, उससे पैसा मिल गया, तो हमने रमेश को देखो पहले क्या किया था, डेबिट किया था ना, यानी हमारे बुक्स में वो डेबिट में था, हमारा असेट बढ़ा हुआ था। अब पैसा आ गया तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट, क्योंकि उसके अकाउंट को बंद करना पड़ेगा ना। कोई अगर आपको उधार में पैसा, उधार में सामान कोई खरीद के ले जा रहा है और आप उसका नाम लिख के रख रहे हो, फिर अगर वो पैसा दे रहा है उसका नाम काटोगे ना। तो यहाँ काटने का तरीका क्या होता है, अगर उसको डेबिट किया था तो क्रेडिट कर देंगे, और अगर क्रेडिटर है पहले क्रेडिट किया था और पैसा चुका दिया तो उसको बाद में डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और रमेश को क्रेडिट करके वो उसका अकाउंट बंद हो जाएगा। रमेश बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश 13 लाख पूरा क्लोज हो गया। हाँ, अगर कुछ पैसा बाकी रहता, मान लो 10 लाख रुपया ही देता 13 लाख के बदले, तो ये एंट्री हो जाता 10 लाख रुपये से, तब 3 लाख रुपये उसके अकाउंट में अब भी पड़े रहते। 3 लाख रुपये से वो अब भी डेबिट में रहता, वो बाद में पैसा आता तो बाद में 3 लाख रुपये क्रेडिट हो जाता। ठीक है, तो ये भी हो गया भैया। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज पेड रेंट ₹1 लाख, द बैंक बैलेंस हैज़ डिक्रीज्ड एंड देयरफॉर द बैंक अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, सही बात बोल रहा है। हमने रेंट पे किया है 1 लाख रुपए का, तो पैसा गया है हमारे पास से, रेंट पे किया 1 लाख रुपए का तो पैसा गया ना। तो और पैसा गया किस वजह से? खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, रेंट को डेबिट कर देंगे, नॉमिनल अकाउंट है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो, जो बच्चा पहचान पा रहा है कि ये कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड होगा और उसका नेचर क्या है, उसको अभी इजी लग रहा होगा। लेकिन अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो कि अकाउंट का नेचर क्या है, देन यू विल हैव टू वॉच माई प्रीवियस क्लासेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड them in detail, because if you do not understand what is the nature of the account, you won't be able to pass the journal entry. आपको समझना ही पड़ेगा कि अकाउंट कौन सा रिकॉर्ड हो रहा है और उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स समझ पा रहे होंगे कि रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है, बैंक एक रियल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है इसीलिए रेंट डेबिट हो रहा है, रियल अकाउंट डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, रेंट पे हो रहा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब अभी शुरू में आपको ऐसा याद करना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। फिर
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस है। अगर आप ये अच्छे से मजबूत नहीं करोगे फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सीए फाइनल तक ये चलते चला जाएगा। सीए फाइनल तक जर्नल एंट्री का यूज़ होता है, समझ लो। इसके बाद है हमने क्लर्क को सैलरी पे किया, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 22,000, रिसीव 2,20,000, इंटरेस्ट हम लोग को मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। इसका जर्नल एंट्री ये हो जाएगा। और एक कौन सा ट्रांजेक्शन है, व्हेन ट्रांजेक्शन्स ऑफ सिमिलर नेचर टेक प्लेस ऑन सेम डेट दे में बी कम्बाइंड। अच्छा, ये कम्बाइंड एंट्री के बारे में बता रहा है। जब एक ही टाइप का ट्रांजेक्शन एक डेट में हो जाता है तो हम दोनों ट्रांजेक्शन को कम्बाइन करके भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सैलरी और रेंट, ये लगभग एक ही नेचर का ट्रांजेक्शन है क्योंकि दोनों ही खर्चा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों एंट्री को कंबाइन कर सकते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, या पहले रेंट को डेबिट कर दो, कोई बात नहीं। रेंट अकाउंट डेबिट 1,00,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक टोटल 1,22,000, ठीक है। ऐसे भी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि बैंक को तो 2 बार क्रेडिट कर ही रहे हैं। यहाँ पे देखो, बैंक को एक बार क्रेडिट कर रहे हैं 1,00,000 से, फिर बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं 22,000 से, और रेंट को डेबिट कर रहे हैं, सैलरी को डेबिट कर रहे हैं। तो 2 बार बैंक को क्रेडिट ना करके हम लोग एक ही बार बैंक को क्रेडिट करेंगे और अमाउंट दोनों का ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी जर्नल एंट्री पास की जा सकती है। रेंट को डेबिट कर दिया, सैलरी को डेबिट कर दिया, और जो 2 बार एंट्री क्रेडिट हुआ है, 2 बार अकाउंट, उसको एक ही बार क्रेडिट करके अमाउंट जोड़ दिया। ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हो। उसका भी नरेशन यहाँ पे लिख दिया। बीइंग एक्सपेंसेस डन एज पर डिटेल अटैच्ड, या अब डिटेल अटैच आप एग्ज़ाम में नहीं लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा। यार आपका तो शायद ये एमसीक्यू होगा आई थिंक, या रिटन पेपर है, मैं भूल रहा हूँ। आई थिंक ये रिटन पेपर है आपका, हाँ। तो आपको लिखना पड़ेगा बीइंग एक्सपेंस डन एज पर बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड, ऐसा लिख दोगे, ठीक है। ठीक है, अब एक और इलस्ट्रेशन आ गया, इलस्ट्रेशन 4। जो इलस्ट्रेशन मेरे को लगेगा कि हम लोग स्किप कर सकते हैं उसको स्किप कर देंगे क्योंकि टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी ये देखते हैं ये करने लायक है या नहीं। अगर सिमिलर टाइप का इलस्ट्रेशन रहेगा तो आप खुद से ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, आपके लिए अच्छा है। या क्लास में हम लोग क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। Analyze transactions of Messrs. Sahil and Company for the month March 2020 on the basis of double entry system adopting the following approaches। बोल रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज़ करके और ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने के लिए। तो ये देखिए आपका ट्रांजैक्शंस है यहाँ पे, चलिए कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी कर लेते हैं। साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक, साहिल ने बिजनेस में पैसा लगाया 4,000, एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू साहिल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक, तो पर्सनल पर्पज़ नहीं लिख रहा है तो बिजनेस पर्पज़ ही होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, लोन ऑफ 500 टेकन फ्रॉम वाई, वाई से लोन लिया हमने, तो क्या होगा, हमारे पास पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट, ये होगा जर्नल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन, किससे लोन लिया उसका नाम लिखेंगे, वाइज लोन अकाउंट। सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 सॉरी या 2020, 300 स्टिल पेएबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सैलरी पे किया हमने 300 रुपया, 100 रुपया अभी बाकी है पे करना, तो जो पे किया उसका रिकॉर्डिंग होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 300 रुपीज़, जो बाकी है उसका रिकॉर्ड नहीं होगा। फर्नीचर परचेस किया 500 रुपये का, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो आप बैंक रिकॉर्ड कर सकते हैं। What conclusions one can draw from the above analysis। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हम लोग ने शायद बनाया इस तरह का सबसे। तो पहले ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, साहिल इंट्रोड्यूस कर रहा है कैश 4,000 रुपये, इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक हो गया, बैंक से आ रहा है। तो हमारा
4000 रुपया देखो बैंक है, असेट इंक्रीज़ हो रहा है हमारा, 4000 प्लस में लिख दिया। और यहाँ पे हमारा कैपिटल ये भी इंक्रीज़ हो रहा है तो वो हमने लिख दिया। यहाँ पे कैश में कुछ हुआ नहीं तो इसलिए कैश में कुछ हमने लिखा नहीं। दूसरा ट्रांजेक्शन था कैश विड्रॉ फ्रॉम सिटी बैंक, तो सिटी बैंक से कैश विड्रॉ हुआ तो बैंक से हमारा 200 माइनस हो जा रहा है, कैश में ऐड हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लायबिलिटी और कैपिटल में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तीसरा ट्रांजेक्शन था लोन लिया था क्या, हाँ साहिल वाई से लोन लिया था तो हमारा कैपिटल सॉरी लायबिलिटी बढ़ जाएगा और बैंक में पैसा आ जाएगा, तो बैंक में 500 ऐड हो गया और लायबिलिटी में भी 500 रुपया ऐड हो गया। इसके बाद हमने सैलरी पे किया था 400 के बदले 300, तो हमारा बैंक कम हो जाएगा, बैंक से पे किया था 300 रुपया बैंक में कम हो गया। और यहाँ पे ये क्या था, कैपिटल से 400 कम हो गया, ये समझाना पड़ेगा आपको। देखो लायबिलिटी हमारा 100 रुपया है, क्यों, क्योंकि हमने 300 रुपया पे किया और 100 रुपया अभी भी लायबिलिटी में पड़ा हुआ है। 400 में से 300 पे करेंगे तो 100 तो लायबिलिटी बन जाएगा ना ऑटोमेटिक, 100 रुपया हमें और भी देना है। पर ये कैपिटल से 400 क्यों कम हुआ, कैपिटल से भी हमारा यहाँ पे 400 इसलिए कम हुआ है। देखो जब भी हम लोग कोई खर्चा करते हैं, खर्च करते हैं तो खर्च क्या होगा, एक तरह से बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो जब बिजनेस से पैसा जा रहा है तो आपका वो लॉस क्रिएट कर रहा है उस समय। ठीक है, तो लॉस जब भी होता है तो हमको कैपिटल से उसको कम करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे पेमेंट कितना किया 300, तो हमारा लॉस कितना हुआ 300, तो कैपिटल से माइनस कितना होना चाहिए 300। लेकिन अकाउंट्स में एक रूल है जिसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। ये रूल बोलता है कि आपका बिजनेस का 1 साल का जितना खर्चा है वो आप पूरा ही रिकॉर्ड करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वहाँ पे, यानी कि खर्च आप पूरा दिखाओगे, चाहे आपने पूरा पेमेंट किया हो या 1 रुपया भी पेमेंट किया हो या ना किया हो। मतलब अगर मेरा 400 रुपये खर्च है और मैंने सिर्फ 300 पे किया है, फिर भी मेरे को पूरा खर्च 400 रुपये दिखाना पड़ेगा। जर्नल एंट्री में कैश का पास करूँगा 300 से ही, पर जब मैं जहाँ खर्चा रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहाँ 400 ही दिखाऊंगा, और इसीलिए कैपिटल से भी पूरा का पूरा 400 ही लॉस मान करके माइनस किया जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे 400 रुपया माइनस हुआ है। ठीक है, और जब आप इक्वेशन में बैठाओगे तो यहाँ देखो ये दोनों को हमको ऐड करना है, कैपिटल और लायबिलिटी को जोड़ना है। तो अगर लायबिलिटी में 100 है और यहाँ पे 300 में लिख दूंगा तो दोनों जोड़ करके कितना कितना हो जाएगा, वो 400 हो जाएगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे बैंक तो दिखाना है 300 माइनस, तो यहाँ पे अगर मैं -300 करूँगा प्लस 100 करूँगा तो ये आपका -200 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 400 नहीं होगा, -200 हो जाएगा। तो इसीलिए ये इक्वेशन के हिसाब से भी देखोगे तो हम लोग को यहाँ पे -400 लिखना पड़ेगा। अगर आपको मैंने जो बोला वो समझ में नहीं आया तो आप इक्वेशन बैठा लेना। सबसे पहले क्या करना कि जो पेमेंट कर रहे हो उसको बैंक में लिख देना, उसके बाद जितना आपने पेमेंट नहीं किया उसको लायबिलिटी में लिख देना। अब आप देखो कि यहाँ पे आप कितना लिखोगे तो इक्वेशन सही हो जाएगा। अगर आपको -300 लाना है तो 100 में आपको -400 ही प्लस करना पड़ेगा, तभी -300 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगला ट्रांजेक्शन था हमारा, फर्नीचर ख़रीदा था हमने शायद, हाँ जी, तो हमारा फर्नीचर ख़रीदा तो लायबिलिटी या कैपिटल साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारा बैंक से 500 कम हो जाएगा और फर्नीचर में 500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एसेट साइड में इम्पैक्ट पड़ा। तो टोटल प्लस माइनस करके हमारा यहाँ पे आया 3500 और 200, ये 3600 और ये 600। ठीक है, तो 36 और 6 ये टोटल 42 हो गया, और ये 35 200 और 500 मिला के ये भी 42 हो गया, दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका है, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी कैपिटल प्लस लायबिलिटी अकाउंटिंग इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व किया। तो यहाँ कैश, बैंक, फर्नीचर, कैपिटल और लायबिलिटी, ये आपको ट्रांजैक्शन देख के पता चलेगा कि कौन कौन सा कॉलम बनाना है। इसमें जितना भी ट्रांजैक्शन था उसमें कैश, बैंक और फर्नीचर का आइटम था, तो यहाँ पे एसेट साइड में वो कैश, बैंक, फर्नीचर का आइटम का कॉलम बन गया, और लायबिलिटी साइड में कैपिटल और लायबिलिटी का ही हमने बनाया।
हम चाहते तो अगर सिर्फ एक ही कॉलम बना सकते थे, लेकिन डिटेल में दिखाने के लिए ये 3 कॉलम बनाए हैं। ये एग्ज़ाम में मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा ये भी, बट मेरे को नहीं लगता एग्ज़ाम में पूछेगा। अब ट्रेडिशनल अप्रोच पे चलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को लिख लेते हैं, उसका एनालिसिस किया। बैंक में पैसा रिसीव हुआ है, पहला ट्रांजैक्शन है जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ 4000 का, और ओनर ने बैंक में पैसा डाला है। तो 2 अकाउंट निकल के, बैंक और कैपिटल दोनों पर्सनल अकाउंट है, तो ये एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। एंट्री हो जाएगा डेबिट बैंक, क्रेडिट कैपिटल। इस तरह से सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा अगर आप खुद से पढ़ोगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होता है हमने जान लिया। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। इलस्ट्रेशन नंबर 5, देयर आर 15 ट्रांजैक्शंस, और यहाँ से आपका रियल सम्स चालू होता है। अब यहाँ से जो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इलस्ट्रेशन 5 है, इसको एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ के अब सीधा हम लोग जर्नल में यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। हालांकि फिर भी यहाँ पे एक कॉलम दे दिया है आपको नेचर ऑफ अकाउंट का। मैं बोलूँगा इसको आप अवॉइड करो अभी, और आप बिना नेचर ऑफ अकाउंट को, नेचर ऑफ अकाउंट मन में समझो, ठीक है, दिमाग में समझो, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ ये कॉलम बनाओ, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। ये चीज़ आप अगर आप नहीं याद कर पा रहे हो तो कॉलम बना लो नेचर ऑफ अकाउंट का। अदरवाइज मैं बोलूँगा आप लोग को कि यू ट्राई एंड कीप इट इन योर माइंड। इससे क्या होगा कि आपका हैबिट बनेगा विदाउट राइटिंग कि नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। इसको बिना लिखे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको जर्नल एंट्री अच्छे से पास करना आ जाएगा। ठीक है, वी नीड टू डेवलप दिस हैबिट of reading transaction and understanding what kind of accounts are to be recorded and what are their nature। ठीक है, तो इसको मैं बताऊं क्या कि आप लोग कर लोगे। कुछ ट्रांजेक्शन मैं बता देता हूँ, 15 ट्रांजेक्शन करूँगा तो बहुत टाइम बीत जाएगा, आगे पढ़ा नहीं पाऊँगा मैं। कुछ ट्रांजेक्शन मैं बता देता हूँ, बाद बाकी आपको खुद से करना है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, पूछना कहाँ है, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो पहला ट्रांजेक्शन है दिसंबर 1, 2020। और एक बात और बता दें कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे वो डेट वाइज मैनर में रिकॉर्ड होंगे, यानी कि डेट जो पहले है वो पहले रिकॉर्ड होगा, फिर उसके बाद जो डेट आएगा वो उसके बाद रिकॉर्ड होगा। इस तरह से रिकॉर्ड करते चलेंगे, कोई भी डेट आगे पीछे करके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, इस जो हम लोग डेट वाइज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिकॉर्डिंग, या क्रोनोलॉजी में रिकॉर्ड करना, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिसंबर 1, 2020 को अजीत ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल ऑफ 4 लाख। तो इसका एंट्री हम लोग को पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अजीत कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देख लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है। अब अजीत कैपिटल अकाउंट लिखना ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले ही बोला था। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो सकता है। बिंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, एक नरेशन यहाँ पे लिख दिया, दोनों ही पर्सनल अकाउंट है, और 4 लाख डेबिट क्रेडिट हो गया। कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट आपको पता है। दिसंबर 3 को ही विड्रू कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक, बिजनेस पर्पज़ के लिए बैंक से पैसा निकाला 2000 रुपया। तो क्या हो जाएगा एंट्री, पैसा निकाला बैंक से तो बैंक कम हो गया, कैश हाथ में आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो ये दो एंट्री हो गए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, एक रियल अकाउंट है कैश, और बैंक पर्सनल अकाउंट यहाँ पे लिखा है। बैंक पर्सनल अकाउंट क्यों लिखा है, देखो ये थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है, क्योंकि बैंक जो है कभी कभी हम लोग रियल अकाउंट मानते हैं, कभी कभी पर्सनल अकाउंट मानते हैं। बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन एक रिप्रेजेंटेटिव आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, तो इसलिए वहाँ पे बैंक को कभी कभी पर्सनल अकाउंट भी मानते हैं, और चूंकि हमारा असेट है तो कभी कभी इसको रियल अकाउंट भी मानते हैं। लेकिन उससे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, आप दोनों ही मानो, चाहे रियल अकाउंट मानो चाहे पर्सनल अकाउंट मानो, ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट वही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया। तीसरा है ही परचेज गुड्स मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक। गुड्स खरीदा गया 15,000 रुपये का, बैंक से पेमेंट हुआ यानी कि चेक से पेमेंट हुआ। तो गुड्स खरीदा गया, तो गुड्स खरीदा गया है यानी कि हम लोग रिकॉर्ड करेंगे परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000। ये भी ट्रांजेक्शन हो गया, देख लो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ। यहाँ पे परचेज को रियल लिख दिया, ये गलत है, यहाँ पे आप नॉमिनल लिखेंगे।
बैंक अकाउंट यहाँ पर्सनल है, चलिए इसको पर्सनल या रियल कुछ भी बोल सकते हो आप, बट मैं बोलूँगा कि आप रियल अकाउंट ही बोलो, ठीक है। तो 5 तारीख का भी रिकॉर्डिंग हो गया, तो 3 ट्रांजेक्शन मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं, बाद बाकी 12 ट्रांजेक्शन आपको होमवर्क में मिल गया। ये आप करोगे, और करोगे तभी सीखोगे, मुंह मत बनाओ अगर बना रहे हो, ठीक है। करोगे तभी सीखोगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बोला इसमें, शो द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग अप्रोच। मतलब ट्रेडिशनल और अकाउंटिंग अप्रोच में इन सारे अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन बताइए, मतलब इनका क्या नेचर है वो बताइए। तो ये इस तरह से कॉलम बनेगा, नेचर ऑफ अकाउंट हेडिंग रहेगा, टाइटल होगा यानी कि जो अकाउंट का नाम है वो टाइटल होगा, सीरियल नंबर में ABCD कर लिए वो सीरियल नंबर का कॉलम बनेगा, फिर टाइटल ऑफ अकाउंट का कॉलम बनेगा, फिर ट्रेडिशनल अप्रोच, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे रियल, नॉमिनल, पर्सनल में, और अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू यानी कि इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, ये सब लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा खुद से। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच में बिल्डिंग रियल अकाउंट है, मैंने बताया रियल अकाउंट क्या होता है, और अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से एसेट है हमारा। परचेज क्या है, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे रियल और स्टार बना दिया है क्योंकि यहाँ पे इसको नॉमिनल बोलना चाहिए, ठीक है। तो नॉमिनल है, और परचेज हमारा एसेट नहीं है, ये हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। सेल्स, सेल्स भी हमारा यहाँ नॉमिनल अकाउंट होगा, इसको काट ही दो यार, ये बार बार रियल लिख रहे हैं, इसको नॉमिनल लिख लो। और ये हमारा रेवेन्यू है, ये ठीक है। फिर बैंक फिक्स डिपॉजिट है, सेल्स बैंक फिक्स डिपॉजिट, बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, तो ये हमारा क्या है, असेट है, वो भी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से और ट्रेडिशनल अप्रोच से रियल अकाउंट है, बट यहाँ पे पर्सनल लिख रहा है क्योंकि बैंक है इसलिए, और ये एसेट है। चलो ठीक है, ये इसको मैं करेक्ट कर सकता हूँ। बैंक में पर्सनल या रियल आप कुछ भी लिखोगे तो मेरे लिए चलेगा, कोई बात नहीं, बट परचेज और सेल्स में हमेशा नॉमिनल अकाउंट। तो ये सारा आप करो, ये करने से क्या होगा, आपको नेचर ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच से और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से जो कि जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैं बोलूँगा पहले इलस्ट्रेशन 6 कर लेना, बाद में इलस्ट्रेशन 5 करना। इलस्ट्रेशन 5 करने में फिर आपको ईजी होगा, पहले 6 कर लेना, ठीक है। और इसको याद करने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना है कि क्यों ऐसा नेचर है, क्योंकि मैंने आपको बताया रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं। वो अगर आपके दिमाग में है तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्यों यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, और आप रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे, समझोगे तभी अकाउंटिंग कर पाओगे। याद करोगे इम्पॉसिबल। इलस्ट्रेशन 7, यहाँ भी कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं और आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है, तो ये भी आपका हो गया होमवर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो एडवांटेजेस ऑफ जर्नल यहाँ पे दिए हुए हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि डेट वाइज ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलता है, हर ट्रांजैक्शन में एक नरेशन होता है, ये इसका एडवांटेज है, जो कि उसका डिटेल बता देता है, प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन कर देता है, जिससे हमको हेल्प होता है एंट्री करेक्ट है या नहीं जानने में। तो ये 2 एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज हो गया, जर्नल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ पोस्टिंग द एंट्रीज इन लेजर, लेजर में पोस्टिंग करने में हेल्प होता है और अकाउंटेंट को अपना काम करने में आसानी होता है, गलतियाँ कम होती हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अभिषेक कुमार मिश्रा, साइनिंग ऑफ।